एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल। इससे पहले हम लोगों ने सेल के बारे में काफी कुछ जाना था। सेल किसे कहते हैं, सेल का डिस्कवर किसने किया था, सेल से रिलेटेड जितने भी टर्म थे मैंने आपको सारी चीजें बता दी। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट सेल्स आपकी बॉडी में कौन सी होती है, स्मॉलेस्ट सेल्स कौन सी होती है ना। उसके अलावा आप लोगों ने बहुत सारी चीजें जाना, सेल थ्योरी किसने दी थी, सेल थ्योरी में क्या क्या चीजें हम लोगों ने डिस्कशन किया था। ये सारी चीजें हम लोगों ने इससे पहले की क्लासेस में डिस्कशन कर लिया। तो आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में, सेल के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन जो सेल के बारे में पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, तो आपको बताना है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ओके, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में डिस्कशन करेंगे। यानी कि हम लोग आज बात करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल क्या होता है, हमें सेल्स के अंतर्गत क्या क्या चीजें पढ़नी है। अब सेल्स के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं ए टू जेड, है ना, जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम लोग पूरे ऑर्गेनल्स को एक एक करके जानेंगे। अच्छा, उससे पहले मुझे एक बार कमेंट करके बताइए कितने स्टूडेंट अभी पीजीटी की वैकेंसी आ चुकी है, आप सभी को मालूम है, और तैयारी में आप लोग लगे भी हैं। तो कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो पीजीटी की तैयारी इस बार फर्स्ट बार कर रहे हैं, फर्स्ट बार एग्जाम देने जा रहे हैं। अगर आप लोग फर्स्ट बार एग्जाम देने जा रहे हैं तो देखिए, मेरी क्लासेस आप एकदम बेसिक लेवल से लीजिएगा। आप बिल्कुल इस भ्रम में मत रहिएगा यार बेसिक तो मेरे स्ट्रांग है, क्योंकि कभी कभी बेसिक से ही क्वेश्चन आपका फंस जाता है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको एक भी क्लास मिस नहीं करना है, पूरी क्लास को देखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में। हम यहाँ पर ना कोई प्लांट सेल्स ले रहे हैं ना एनिमल सेल्स ले रहे हैं, यहाँ पे कॉमन सेल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि ये आपका एक सेल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये मैंने बना दिया, ये यहाँ पे हम बनाए हैं सेल का स्ट्रक्चर। ये मैंने एक सेल का स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या क्या चीजें ध्यान देनी है, जरा गौर से समझिएगा। आपको केवल इस स्ट्रक्चर से मैं आपको 50 क्वेश्चन जस्ट अभी लर्न कराऊंगी, कैसे वो देखना है आपको। ठीक है, देखिए ये मैंने एक सेल का स्ट्रक्चर बनाया। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे सेल से पूछता है, पहले तो यहाँ पे जान लो भाई सेल का डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। बता चुके हैं लेकिन फिर भी बता रहे हैं, किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था आपको बताना है, 1665 में किया था। ठीक है, ओके। सेल का अध्ययन कहां पे करते हो, तो याद रखिएगा साइटोलॉजी में हम सेल का अध्ययन करते हैं। ओके, अब देखिए यहां पर आपको क्या ध्यान देनी है, ये मैंने सेल का स्ट्रक्चर बनाया। अब जो सेल का स्ट्रक्चर होता है ना, ये जो सेल की कवरिंग है ना, सेल की जो कवरिंग है उसे हम क्या कहते हैं, आपको क्या बताना है, इस सेल की कवरिंग को आप क्या कहते हो। एक मिनट में स्ट्रक्चर पहले कर दूं फिर बताती हूँ। देखो डायग्राम में मत जाना कि डायग्राम कैसा बन रहा है, इस पे जाना कि क्या बता रही हूँ। ठीक है, देखिए सेल की जो कवरिंग होती है ना, जो ये वाली कवरिंग होगी है ना, जो आउटर होगी उसे आप क्या कहोगे, उसे आप कहोगे क्या, सेल मेम्ब्रेन। क्या कहोगे, सेल मेम्ब्रेन। और ये वाली क्या हो जाएगी, सेल वॉल। ये क्या हो जाएगी, सेल वॉल। ठीक है, अगर प्लांट सेल्स है, अगर प्लांट सेल है तो प्लांट सेल्स में क्या होता है भाई कि सेल मेम्ब्रेन। ध्यान समझिए, ये मैंने कॉमन सेल की बात बताई है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्लांट सेल्स में सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, तो आपको क्या बताना है, जी हाँ बिल्कुल पाया जाता है। प्लांट सेल्स में सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों पाए जाते हैं। ध्यान समझिएगा, प्लांट सेल्स में सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल दोनों पाए जाते हैं। लेकिन यहीं पे अगर हम जब बात करते हैं एनिमल सेल्स की, तो एनिमल सेल्स में केवल क्या पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, सेल वॉल नहीं पाया जाता। तो जब एनिमल सेल का स्ट्रक्चर बनाओगे तो वहां पे सबसे आउटर लेयर क्या होगी आपकी, सेल मेम्ब्रेन होगी, याद रखेंगे। लेकिन अगर हम बनाते हैं क्या, अगर हम बनाते हैं प्लांट सेल्स, तो उसकी जो सबसे फर्स्ट लेयर होगी वो क्या होगी, ये सेल वॉल होगी। ठीक है, याद रखिएगा, मैंने गलत बना दिया। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये डाउट क्लियर हुआ सबका। ठीक है,
सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन, बिल्कुल डाउट क्लियर हो गया कि प्लांट सेल्स में हमारा सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन दोनों होता है, एनिमल सेल्स में केवल हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल एब्सेंट होता है। यहां से आपका एक क्वेश्चन पूछा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सेल प्लांट सेल्स में पाया जाता है ना, इस तरह का 4 ऑप्शन दे दिया, तो वहां पे आपको ध्यान में रखते हुए आंसर बताना है। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरी चीज क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, सेल वॉल किससे मिलकर बने होते हैं, सेल वॉल किससे मिलकर बने होते हैं, सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं, सेलुलोज से मिलकर बने होते हैं। सेलुलोज क्या है आपको बताना है, सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट है। कैसा कार्बोहाइड्रेट है, तो पॉलीपेप्टाइड। कैसा, पॉलीपेप्टाइड कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड कार्बोहाइड्रेट है। इस चीज को आपको ध्यान में रखते हुए बताना है, ठीक है। आपसे इतना सारा चीजें आपको बताया, समझ में आया, सबको आया, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए तो ये आप लोग बता दीजिएगा। उसके अलावा देखिए आपसे क्या पूछा जाएगा, उसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, तो आपका आंसर हो गया सेलुलोज का। लेकिन यहीं पर आपसे अगर पूछा जाए कि कवक, है ना, कवक जो होता है जिसको आप लोग क्या बोलते हो, इंग्लिश में बोलते हो फंगस। अच्छा दिख नहीं रहा है, एक मिनट, इसको बोलते हैं फंगस, है ना। तो ये कवक, ये जो फंगस होता है, ठीक है, जो फंगस होता है, फंगस की जो वॉल होती है, फंगस की जो वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, तो आपको सीधा सा आंसर देना है क्या, काइटिन की बनी होती है। किसकी, काइटिन की। यानी कि प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। कवक की किसकी बनी होती है, काइटिन की। याद रखेंगे। उसके अलावा आपसे पूछे जाए शैवाल की सेलुलोज किसकी बनी होती है, शैवाल की सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो आपको बताना है सेलुलोज की। मतलब कि प्लांट और शैवाल दोनों किसके बने होंगे, सेलुलोज से। बात क्लियर हुई सबको। केवल कवक किससे बना होता है, काइटिन से। डाउट क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद जब हम आ जाते हैं इसके अंदर, जब हम इसके अंदर आते हैं तो हमें मिलता है क्या, एक सेंटर में गोला सा ऐसा स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या नाम देते हैं, तो जिसको हम नाम देते हैं क्या, न्यूक्लियस नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं भाई, न्यूक्लियस नाम देते हैं। और इसे हिंदी में क्या बोला जाता है, इसे हिंदी में हम बोलते हैं केंद्रक। और इस केंद्रक की खोज किसने की थी, तो आपको बताना है रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। केंद्रक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। अब ये जो न्यूक्लियस है ना, इसको मैं अलग से स्ट्रक्चर बनाऊंगी, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी पढ़ने को, ठीक है। न्यूक्लियस में भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन न्यूक्लियस में बाद में बताऊंगी, पहले इसका अंदर की चीजें हम लोग बात कर लें, ठीक है। इसलिए न्यूक्लियस में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, न्यूक्लियस का अलग से स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, इतनी चीज आपको समझ में आ गई। अब न्यूक्लियस और सेल के अंदर, यानी कि न्यूक्लियस के बाहर सेल के अंदर कुछ इस तरीके से लिक्विड सा फ्लूइड होता है। क्या होता है भाई, कुछ लिक्विड सा फ्लूइड होता है। उसे हम क्या नाम देते हैं, तो आपको बताना है कि उसे मैम नाम दिया जाता है क्या, उसे नाम देते हैं साइटोप्लाज्म। क्या देते हैं भाई, साइटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, आपको बताना है, इसे कोशिका द्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, कोशिका द्रव्य बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। डाउट क्लियर हो गई, ठीक है। अब आपको क्या बताना है कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। अब आप कहोगे ये न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है, जैसे कि ये न्यूक्लियस होता है, जैसे सेल के अंदर लिक्विड सा फ्लूइड होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हो, उसी तरह न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ लिक्विड सा फ्लूइड होता है जिसे हम नाम क्या देते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म नाम देते हैं। क्या बोलते हैं भाई, न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। ये कौन सा द्रव हुआ, कोशिका द्रव हुआ। तो ये कौन सा द्रव बनेगा, तो आप बताओगे कि इसे हम लोग केंद्रक द्रव्य के नाम से जानेंगे। किसके नाम से, केंद्रक द्रव्य के नाम से जानेंगे। डाउट क्लियर। यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म मिलकर, है ना, आप कह सकते हो कि न्यूक्लियस या न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म मिलकर क्या बनाते हैं, तो आपको बताना है इन दोनों को मिलाकर हम बनाते हैं क्या, प्रोटोप्लाज्म। क्या बनाते हैं, प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं।
प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में क्या बोला जाता है? तो आप कहोगे कि जीव द्रव्य बोला जाता है, जीव द्रव्य बोला जाता है। जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? तो आप कहोगे कि पुरकिंजे ने जीव द्रव्य की खोज की थी। किसने की थी? पुरकिंजे ने जीव द्रव्य की खोज की थी। जीव द्रव्य किससे मिलकर बना है? तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म से मिलकर प्रोटोप्लाज्म बना, जिसे हिंदी में जीव द्रव्य कहते हैं, जिसकी खोज किसने की थी? पुरकिंजे ने की थी। और जीव द्रव्य का कोशिका का आधारभूत माना जाता है। डाउट क्लियर हुई यहां तक सबका? इतनी बात सबको समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, उसके बाद आपको थोड़ा सा ध्यान देना है यहां पर कि हमारे सेल्स के अंदर केंद्रक तो पाया गया, केंद्रक तो सबको समझ में आ गया। इस केंद्रक को हम लोग कई नामों से जानते हैं। इस केंद्रक को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि मैं आपको कुछ एक मेन नाम बताती हूं, बाकी मैं जब न्यूक्लियस पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। ठीक है, तो एक नेम जो मैंने बताया, उस केंद्रक को आप क्या कहते हो? तो आपको बताना है कि उस केंद्रक को कहा जाता है क्या? तो इसे कहते हैं यूनिट ऑफ सेल। क्या? यूनिट ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है, या फिर यहाँ पे एक और नाम लिख दो, ब्रेन ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है। किसी न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल और यूनिट ऑफ सेल के नाम से हम जानते हैं। इतना समझ में आ गया कि सेल को यूनिट ऑफ सेल और ब्रेन ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि आपका जो न्यूक्लियस होता है उसका काम होता है पूरे सेल को मैनेज करने का, मैनेजमेंट का काम करता है। अब इसमें आप जब पढ़ोगे न्यूक्लियस के अंदर कि आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी न्यूक्लियस के अंदर पढ़ने को। क्रोमोसोम क्या होता है, जीन क्या होता है, डीएनए क्या होता है, ये सारी चीजें कहाँ पे होती है? हमारे न्यूक्लियस के अंदर होती है। तो मैं बताऊंगी आपको कि क्या रीजन है जिसकी वजह से हम ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं, यूनिट ऑफ सेल कहते हैं, मैनेजर ऑफ सेल कहते हैं, किसको? न्यूक्लियस को कहते हैं। क्यों कहते हैं इसका मैं सभी को रीजन बताऊंगी। अच्छा, उसके अलावा जिसके पास न्यूक्लियस ना हो, जिस सेल के अंदर न्यूक्लियस ना हो, उसे ब्रेनलेस कहा जाता है। किसे ब्रेनलेस कहते हैं? जिस कोशिका के पास न्यूक्लियस नहीं होता उसे ब्रेनलेस कहा जाता है। और किसके पास नहीं होता? तो आपको बताना है कि आरबीसी के पास। ठीक है, आरबीसी के पास आपका नो न्यूक्लियस, कोई न्यूक्लियस नहीं होता, इसीलिए इसको ब्रेनलेस के नाम से जाना जाता है। इतनी बात सबको क्लियर हो गई कि नहीं? ठीक है, अब देखिए आगे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। इस कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। जैसे कि मैं एक डायग्राम बनाती हूं, जिससे नाम आपको देना है क्या? तो आपको नाम देना है क्या? इसको बोलना है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम देना है? इसे हम बोलते हैं मैम माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। और हिंदी में क्या कहते हैं? इसे सूत्र कणिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, सूत्र कणिका के नाम से जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया नाम से ही पता चल रहा है कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, माइटो प्लस कॉन्ड्रिया, सूत्र और कणिका से मिलकर बना हुआ है। यानी कि छोटे छोटे धागे और छोटे छोटे कण से मिलकर, कण से मिलकर क्या बना हुआ है? माइटोकॉन्ड्रिया बना हुआ है। और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आपको याद रखना है कि आपके सेल के अंदर एक छोटा सा ऑर्गेनेल्स और होता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं? तो राइबोसोम देते हैं। क्या बोलते हैं भाई? राइबोसोम के नाम से जाना जाता है। इसे हिंदी में भी क्या कहा जाता है? राइबोसोम ही कहते हैं। इसे हिंदी में भी राइबोसोम कहते हैं और इंग्लिश में भी क्या कहा जाता है? राइबोसोम के नाम से जाना जाता है। इसका डिस्कवर्ड किसने किया था? आपको बताना है। इसका डिस्कवर्ड जो हुआ था वो पैलार्ड, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका डिस्कवर्ड किया था। किसका डिस्कवर्ड किया था? राइबोसोम का डिस्कवर्ड किया था। डाउट क्लियर हो गई यहाँ तक? ठीक है, उसके अलावा आपको ध्यान देना है कि आपके पास एक और भी कोशिकांग होता है। ठीक है, एक और भी कोशिकांग होता है जिसे हम क्या नाम देते हैं? लाइसोसोम। क्या बोलते हैं? लाइसोसोम के नाम से जाना जाता है। ये एनिमल सेल्स में पाया जाता है, प्लांट सेल्स में भी पाया जाता है, लेकिन ना के मात्र में। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो आपको बताना है डी डुवे ने की थी।
ठीक है। डी डुवे ने लाइसोसोम की खोज की थी और लाइसोसोम को हिंदी में भी लाइसोसोम कहा जाता है। इसका एक और नाम होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम आत्महत्या थैली के नाम से जानते हैं। आत्महत्या थैली के नाम से जानते हैं, या फिर इंग्लिश में हम इसे सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है, या आत्महत्या थैली कहते हैं, या सुसाइडल बैग कहते हैं। और इसकी खोज किसने की थी, डी डुवे ने की थी। ठीक है। यहाँ पर आपको एक और ध्यान देना है, ऑर्गेनेल्स का नाम, जिसका नाम होता है क्या, गोल्जी बॉडी। क्या नाम होता है भाई, गोल्जी बॉडी। नीचे नहीं दिख रहा, एक मिनट। इसे हम लोग क्या कहते हैं, गोल्जी बॉडी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, ये जो गोल्जी बॉडी होता है, ये जो गोल्जी बॉडी होता है, इसकी खोज किसने की थी, तो आपको बताना है। इसकी जो खोज हुई थी वो किसने की थी, कैमिलो गोल्जी ने की थी। किसने की थी, कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी। और गोल्जी बॉडी को भी कई नामों से जाना जाता है। इनका एक मेन नाम मैं आपको बता दे रही हूं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। ठीक है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है ट्रैफिक ऑफ सेल, तो आपको बताना है, गोल्जी बॉडी को कहते हैं। ठीक है। उसके अलावा एक और लाइसोसोम, एक और ऑर्गेनेल्स होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं प्लास्टिड। क्या कहते हैं, प्लास्टिड के नाम से जानते हैं। प्लास्टिड को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो आपको बताना है कि प्लास्टिड को हिंदी में लवक के नाम से जानते हैं। प्लास्टिड को हिंदी में लवक के नाम से जानते हैं। और ये प्लास्टिड जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है। कौन कौन सा होता है, तो आपको बताना है। पहला जो हमारा होता है वो होता है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, आपको बताना है। पहला हमारा जो होता है उसे हम क्रोमोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। दूसरा जो हमारा होता है उसे हम क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। और तीसरा हमारा जो होता है उसे हम ल्यूकोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। जो आपका क्रोमोप्लास्ट होता है, ठीक है, जो आपका क्रोमोप्लास्ट वाला होता है ना, वो क्या करता है भाई, वो आपको क्या देता है, कलर देने का काम करता है। मतलब ये आप, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको कलर तो देता है। कैसा कलर देता है, आपको फुल कलर देता है, लाल, पीला, हरा, नीला, है ना, सभी, हरा को छोड़ के, मतलब ग्रीन कलर को छोड़कर बाकी के सभी कलर आपका देता है कौन, क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना, वो आपको ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। कौन सा कलर, ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट देता है। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस होता है। कैसा होता है, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कैसा होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, कलरलेस होता है, मतलब इसमें कोई कलर नहीं होता। तो जब कोई कलर नहीं होता तो ये आपके रूट में पाया जाता है। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट किसमें होता है, रूट में पाया जाता है। ये बात भी क्लियर हो गई आपको। उसके बाद आपको थोड़ा सा बताना है क्या, उसके अलावा आपके ऑर्गेनल्स भी और होते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, वैक्यूल्स। क्या बोलते हैं, इसे हम वैक्यूल्स के नाम से जानते हैं। एक मिनट, ठीक है, इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम वैक्यूल्स के नाम से जानते हैं। और ये वैक्यूल्स क्या होता है, तो आपको बताना है, इसे हम रसधानी कहते हैं। रसधानी कहते हैं, या रिक्तिका के नाम से भी जानते हैं इसे हम। ठीक है, रिक्तिका के नाम से भी जानते हैं। मुझे हिंदी कम आती है भाई, गलत लिखा होगा तो देख लीजिएगा। ठीक है, रिक्तिका। ठीक है, इसे रसधानी कहा जाता है। और इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो आपको बताना है, इसे वैक्यूल्स कहा जाता है। ठीक है, ये वैक्यूल्स होता है। इसका एक और भी नाम होता है। ठीक है, इसका और भी नाम होता है, लेकिन यहाँ दिखेगा नहीं आप लोगों को, इसलिए मुझे थोड़ा सा, एक मिनट में और थोड़ा सा नीचे करती हूँ कैमरा को, जिसकी वजह से मैं नीचे लिख पाऊं। ठीक है, अब सारी चीजें आपको दिख रही होगी, है ना। चलो, इतनी बात समझ में आई। मैं नहीं दिख रही हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन बोर्ड दिखना चाहिए, है ना। देखो, ये आपका हो गया, वैक्यूल्स हो गया। ठीक है, उसके अलावा आपको कौन कौन से ऑर्गेनल्स और बचे हुए हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। हाँ, एक और ऑर्गेनल्स आपका होता है जिसे हम क्या कहते हैं,
मैं नीचे लिख दे रही हूँ, जिससे हम क्या कहते हैं, अंतःपृथ्वी जालिका, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहने का मतलब है कि अंतःपृथ्वी जालिका हिंदी में बोलते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है आपका क्या, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दो प्रकार के आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, जिसे अंतःपृथ्वी जालिका के नाम से जानते हैं। और इसको मैं हिंदी में बताऊंगी चिकनी अंतःपृथ्वी जालिका, और एक होता है खुरदरी अंतःपृथ्वी जालिका। वो मैं जब पढ़ाऊंगी ना अलग से ही सारे ऑर्गेनिज्म तो सब बताऊंगी। थोड़ा सा क्या है कि बोर्ड में स्पेस इतना नहीं है, जिसकी वजह से मैं मेंशन नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, चलो अब हो गया ना, सारे ऑर्गेनल्स लगभग हो चुके हैं। ठीक है, अच्छा एक और भी ऑर्गेनल्स मैं भूल गई हूँ, जिसको कहते हैं क्या, तारक काय। ठीक है, मैं नीचे लिख दूं, नीचे दिखेगा सबको। हाँ देखो, तारक काय। ठीक है, ये आप लोग लिख लो कि इसको हम बोलते हैं क्या, सेंट्रोसोम बोलते हैं। सेंट्रोसोम के नाम से जाना जाता है। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, तारक काय कहते हैं। इसे हिंदी में तारक काय कहते हैं। और इसका डिस्कवर किसने किया था, टी बावेरी ने किया था। किसने किया था, टी बावेरी ने इसका डिस्कवर किया था। ठीक है, देखो यहाँ पे मत जाना कि मैम यहाँ पे आप कैसे मेंशन कर रही है। जब मैं आपको एक एक ऑर्गेनिज्म पढ़ाऊंगी ना, तो सबका आपका स्थान बताऊंगी, कौन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कहाँ पे मतलब होता है, ये सब बताऊंगी। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ये याद दिलाना चाहती हूँ, ये सिखाना चाहती हूँ कि आप लोग देखो कि आपको सेल के अंदर इतने सारे चीजें पढ़नी है और इसका क्या मतलब है। ठीक है, बाकी मैं सभी चीजें आपको बताऊंगी, कौन माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ प्रेजेंट होता है सेल में, है ना, सेंट्रोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगी। इस पे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, सेंट्रोसोम भी बता दिया। ठीक है, अब आपका बचा क्या हुआ है, सारे ऑर्गेनल्स तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको, कुछ छूटा नहीं है, जहां तक मुझे पता है कुछ भी छूटा नहीं है। ठीक है, चलो सब कुछ हो गया ना, है ना, चलो कंप्लीट। तो भाई इतने ऑर्गेनल्स आपको पढ़ने हैं पूरे सेल के अंदर। एक और लिख सकते हो, परऑक्सीसोम कहते हैं। ठीक है, परऑक्सीसोम भी लिख लो, याद रख लेना। ठीक है, एक और ऑर्गेनल्स यहाँ पे नोट कर लो, मैं यहाँ भेज दे रही हूँ। एक होता है आपका परऑक्सीसोम। ठीक है, परऑक्सीसोम ये भी पढ़ना है आपको। ये सारे ऑर्गेनल्स से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये समझ लीजिए कि आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है सेल से, वो 90% आपका चांस होता है सेल से क्वेश्चन पूछने का। ठीक है, सेल से क्वेश्चन पूछने का 90% चांस होता है। इसीलिए मैं सारे स्टूडेंट को यही कहूंगी कि आप सभी लोग जितना हो सके सेल को ध्यान से समझिए और एक बार पूरा अच्छे से स्ट्रक्चर को याद कर लीजिए। इसका क्या क्या क्वेश्चन कहाँ से ज्यादातर बनता है, देखिए पूछा जाता है कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, इसका डिस्कवर्ड किसने किया था, इसका अदर नेम क्या है, इसका फंक्शन क्या होता है, बस ये तीन चीजें ज्यादा पूछी जाती है। और जैसे इसमें कुछ पाया जाता है ना, जैसे कि मान लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए होता है, लेकिन और ऑर्गेनल्स में नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट में भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में। तो यहां से क्वेश्चन उठा लिया आपका एक। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होती है, कई सारी लेयर होती है। ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर से पूरा क्वेश्चन उठा सकता है। लेकिन जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है वो डिस्कवर्ड से क्वेश्चन आपका बन गया। ठीक है, अदर नेम से बन गया कि माइटोकॉन्ड्रिया को और किस नाम से हम जानते हैं, तो भाई माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हो आप, कोशिका का क्या कहते हो, ऊर्जा घर कहते हो, कोशिका का पावर हाउस कहते हो, है ना। यहां से क्वेश्चन बन गया आपका। ठीक है, डिस्कवर्ड से क्वेश्चन बन गया आपका। या फिर क्वेश्चन यहां से आपको उठा लेता है कभी कभी कि किस आकार का होता है आपका ये, है ना। जैसे आपने एक नॉर्मल सा क्वेश्चन में बता रही हूँ, पैरामीशियम किस आकार का होता है, तो भाई स्लीपर के आकार का होता है, हम सभी को पता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कई तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है, स्लीपर के आकार का होता है ना। अब आपका यहाँ पे कई सारे नेम मेंशन कर दिया, क्या यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा कौन सा होता है, तो आपको बताना है। तो कई तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगी, इसके लिए कोई डाउट नहीं है। तो आज मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, काफी डेज बाद मैं क्लास अपलोड कर रही हूँ, जिसकी वजह से शायद आप लोगों को दिक्कत हो। और अब आपकी जो क्लासेस है वो कंटिन्यू रहेगी। अब इसमें कोई वो नहीं है, कोई मिसिंग नहीं होगी, डेली क्लासेस में लूंगी। तो आज की क्लास को हम यहीं भी समाप्त करते हैं, क्योंकि आपकी क्लास आधे घंटे की पूरी हो चुकी है।
तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एक एक चीज को लेकर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग न्यूक्लियस को उठाएंगे यहाँ पे कि न्यूक्लियस क्या होता है, वहां से बात करेंगे, न्यूक्लियस के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। उसके बाद सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, इन सब चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो समझ लो एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए आपकी, ठीक है। इसलिए चीजों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को क्लास करना है। ओके, थैंक यू।